दोस्तों सीरिया को लेके जो अभी चल रहा है रूस के साथ, इसको लेके काफ़ी लोगों के सवाल मुझे आए हैं कि भाई सीरिया में असल में चल क्या रहा है? वहाँ पे हो क्या रहा है? वहाँ पे द्रूस को क्यों मारा जा रहा है और ये द्रूस कौन है? चलिए आपको मैं बताता हूँ कि ये द्रूस कौन है, कि क्या सीरियन रजीम वाक़ई में द्रूस को मार रही है और फिर द्रूस के अंदर कितने फैक्शंस हैं और फिर इज़राइल द्रूस को क्यों सपोर्ट कर रहा है और फिर इसके अंदर इंडिया का क्या स्टेक है? चलिए इस चीज़ को समझते हैं। पहली चीज़ ये है कि द्रूस कौन है? द्रूस दरअसल में शिया इस्माइली फ़िरक़ा जो है, उसका एक और फ़िरक़ा है, यानी कि एक सब डिवीज़न है इसका। तो ये फ़ातिमी एम्पायर जब था, तो फ़ातिमी एम्पायर के दौर में ये द्रूस का जन्म हुआ। तो इनके कुछ अक़ायद जो है ये शिइज़्म से मिलते-जुलते हैं और फिर इसी तरह से इनके खुद के भी कुछ अलग अक़ायद हैं, जो ये मानते हैं। अब ये लोग जो है ज़्यादातर आपको लिवेंट में मिलेंगे, यानी कि सीरिया में, इसराइल में, फ़लस्तीन में और जो अलग-अलग वहाँ के मुकामात हैं, जैसे इराक़ वग़ैरह, यहाँ पर आपको ये द्रूज़ पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगा। अब सीरिया के अंदर भी द्रूज़ रहते हैं और सीरिया में सिर्फ़ द्रूज़ नहीं है, बल्कि सीरिया में आपको सुन्नी मिलेंगे, सीरिया में आपको अलवी मिलेंगे, सीरिया में आपको द्रूज़ मिलेंगे, सीरिया में आपको जो है कुर्द मिलेंगे, कुर्दिश जो बोलते हैं। सीरिया मुशक्कल है। तो जब यूएस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सारे सैंक्शंस हटाए, तो सैंक्शंस हटाते वक़्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा था कि भई हम सबको अलग-अलग रियासत नहीं दे सकते। तो जब आप मुत्तहिद रहोगे और एक लीडर को तस्लीम करोगे तब जाके हम आपके सैंक्शंस हटाएँगे। तो ऐसा ही हुआ। तो उन लोगों ने जोलानी को, जो अहमद अल-शरा है, इनको उन्होंने अपना रूलर तस्लीम किया। उसके बाद जो है उसने सारे सैंक्शंस हटा दिए। अब बात ये है कि जब एक गवर्नमेंट बन चुकी है और फिर अलग-अलग खित्तों में बैअत हो रही है, यानी कि सब अहमद अल-शरा को रूलर मान रहे हैं, तो द्रूज़ के अंदर भी 3 और सब डिविजन्स हैं। एक है शेख अल-हिनवानी का ग्रुप और दूसरा है शेख लैथ अल-बलूसी का ग्रुप और तीसरा है शेख हिकमत अल-हिजरी का ग्रुप। ठीक है? 3 ग्रुप हैं। 3 ग्रुप हैं सीरिया के अंदर द्रूज़ के, हिनवानी ग्रुप, अल-बलोसी ग्रुप और तीसरा है अल-हिजरी ग्रुप। तो ये तो पहले जो ग्रुप्स हैं, इन लोगों ने अहमद अल-शरा को बैत दे दिया। बोला कि ठीक है भई, हम आपके साथ ताउन करेंगे, आपके साथ मिलके काम करेंगे। अब जो तीसरा ग्रुप था अल-हिजरी का ग्रुप ने कहा कि नहीं, हम ताउन नहीं करेंगे और ये एक आर्म्ड मिलिशिया ग्रुप है, एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है। इन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको ताउन नहीं करेंगे, हम बैत भी नहीं देंगे और हम अपनी एक अलग रियासत बनाएँगे। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, जिस तरह से जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, उसके बाद हैदराबाद के जो निज़ाम थे, इन्होंने कहा था कि नहीं, हम अपना एक अलग प्रिंसली स्टेट बनाएँगे। तो इंडियन आर्मी ने क्या किया था, इंडियन आर्मी ने बाकायदा एक्शन लिया था। पुलिस एक्शन के नाम से ये चीज़ काफ़ी मशहूर है। सिक्किम में भी हुआ था, वहाँ पे भी एक हिंदू बादशाह हुआ करता था। और इसी तरीके से आप देखिए कश्मीर में भी जो कश्मीरी सेपरेटिस्ट हैं, इन लोगों ने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि हमारी एक अलग रियासत चाहिए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने आर्मी भेज दी वहाँ पर। तो इसी पैटर्न पर सीरिया में भी हो रहा है। तो 2 जो द्रूज़ के ग्रुप्स थे, तो ये दोनों ग्रुप्स जो है, ये अहमद अल-शरा के साथ है और ये जो हिजरी वाला ग्रुप है, ये पहले असद के साथ हुआ करता था, यानी कि प्रो ईरान है ये असद के साथ हुआ करता था, अब जाके इसने इज़राइल का ताउन लिया है। अब इज़राइल इसमें ताउन क्यों कर रहा है, इज़राइल का इसके अंदर क्या स्टेक है, उसकी उसकी क्या जो है इसके अंदर फ़ायदा है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ ये है कि इज़राइल अपना पीआर का काम कर रहा है। पीआर का काम यानी कि इज़राइल के ऊपर जो एलिगेशंस हैं कि भई ये जो है सिर्फ़ मज़हबी बुनियाद पे लोगों को मारता है, तो वो ये बताना चाह रहा है, कोशिश कर रहा है कि भाई मैं मज़हबी बुनियाद पे लोगों को नहीं मारता, बल्कि हम एक शिया इस्माइली फ़िरक़ा जो है द्रूज़, हम उसके ताउन में, उसके सपोर्ट में हम इज़राइल से सीरिया में तक आकर उनका दिफ़ा कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो गोलन हाइट्स है, जो पहाड़ हैं, ये इज़राइल ने कब्ज़ा कर लिए हैं। तो ये जो गोलन हाइट्स है, गोलन हाइट्स के थ्रू ड्रग स्मगलिंग, आर्म्स और ये जो ब्लैक कैश है, ये सारी चीज़ें जो है इज़राइल के अंदर आती जाती रहती हैं। मतलब ये एक पट्टी है जहाँ से ये सारी चीज़ें आती और जाती रहती हैं। तो इस चीज़ को ये कंट्रोल करना चाहते हैं। यहीं से टेरर फंडिंग वगैरह भी होती है, तो इज़राइल इसको लेके काफ़ी परेशान है। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने गोलन हाइट्स को कब्ज़ा कर लिया। अब गोलन हाइट्स के पास जो हदार नाम का एरिया है, यहाँ पर रहते हैं द्रूज़ और ये द्रूज़, इज़राइल के अंदर जो द्रूज़ हैं, उनके साथ भी कॉन्टैक्ट में हैं। तो इनका कॉन्फिडेंस जो है इज़राइल लेना चाहता है, ताकि वहाँ से जो हिज़्बुल्लाह, ईरान का जो इन्फ्लुएंस होगा, उसको वो कंट्रोल कर सके और कंटेन कर सके। अब तीसरी बात ये है कि इंडिया का इसके अंदर क्या स्टेक है। एक बात तो ये है, मैं आपको बता दूँ,
कि इंडिया सीरिया के मामले में इतना इंटरेस्टेड नहीं है। आपने देखा होगा कि इंडियन मीडिया ने भी जो है इतना ज़्यादा इसके ऊपर चर्चा नहीं की है। उसका रीज़न ये है कि इंडिया चूँकि रशियन ब्लॉक में हमेशा से रहा है, तो इंडिया ने हमेशा से बशर अल-असद को ही सपोर्ट किया है। तो कांग्रेस हुकूमत हो या फिर बीजेपी हुकूमत हो, इन लोगों ने हमेशा से इंडिया के एस्टैब्लिशमेंट ने ये बशर के साथ ही रहा है, रशियन ब्लॉक का इंडिया ने सपोर्ट किया है। अहमद अल-शरा जो है ये अमेरिकन ब्लॉक वाला आदमी है। आपने देखा होगा कि ट्रंप को इन्होंने थैंक यू भी बोला है, फिर मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब ने जो है बाकायदा ये पूरी मीटिंग करवाई है। अच्छा, मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब ने क्यों मीटिंग करवाई है ये? वो इसलिए कि सीरिया के अंदर अरब बदूइन भी रहते हैं, अरब बद्दू रहते हैं यहाँ पे। अब ये अरब बद्दू कौन है? ये सऊदी, इमारात, ओमान यहाँ के लोग हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भई यहाँ के लोग सीरिया में क्यों जाके बस गए? ये मुआविया इब्न अबी सुफियान और खालिद बिन अल वलीद की औलादें हैं। जब खालिद बिन वलीद और मुआविया इब्न अबी सुफियान की वहाँ पे हुकूमत थी, तो वहाँ उस वजह से ये अरब वहाँ पे जाके बस गए। तो अरबों की जो तादाद आप देख रहे हो, ये वही है। तो अल हिजरी का जो ग्रुप है, इन लोगों ने तकरीबन 100 अरब बद्दुओं को मार दिया और 10 सीरियन रिजीम के लोगों को मार दिया। उसके बाद ये सारा मामला फटा वहाँ पे, जिसके बाद जो है 2 दुरूज़ के जो फैक्शंस हैं, अल हिनवानी और बलूस, ये दोनों रिजीम के साथ है। अल हिकमत का जो ग्रुप है हिकमत अल हाजरी का, ये रिजीम के अगेंस्ट है। तो सब मिलके अब इसके खिलाफ जो है ये कार्रवाई कर रहे हैं। अब इसके अंदर एक इंटरनेशनल मीडिया ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सीरियन रिजीम जो है ये द्रूज़ का कत्ल कर रहा है, बल्कि ऐसा नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि 2 द्रूज़ के फैक्शंस रिजीम के साथ हैं, 1 द्रूज़ का फैक्शन रिजीम के अगेंस्ट है और फिर सारे मिलके जो है इसको या तो जो है सीज़फायर के थ्रू रिजीम के साथ मिलाना चाहते हैं, अगर नहीं तो फिर इनका सफाया वो करेंगे। जिस तरह से आम तौर पे जो पुलिस एक्शन या फिर मिलिट्री इंटरवेंशन होता है, मिलिट्री कैंपेन होता है, इन सब चीज़ों में जिस तरह से कार्रवाई होती है, इस तरह से कार्रवाई वहाँ पे चल रही है। तो ये पूरा मामला सीरिया के अंदर चल रहा है। अब एज़ एन इंडियन मेरा क्या इसके अंदर नज़रिया है या फिर मैं इसको किस तरीके से देखता हूँ, वो भी मैं बता देता हूँ। एज़ एन इंडियन मैं इसको एज़ ए न्यूट्रल स्टैंस देखता हूँ क्योंकि इंडिया का इसके अंदर कोई कुछ भी स्टेक नहीं है। अगर सऊदी में कुछ होता है, कतर में कुछ होता है, ईरान में कुछ होता है, तो फिर इंडिया इसको लेके काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि इंडिया के इंटरेस्ट और इंडिया का पैसा भी इसके अंदर लगा होता है। इसके अलावा इस चीज़ में कुछ भी इंडिया का लेना-देना नहीं है। तो आई विल स्टे एज़ ए साइलेंट स्पेक्टेटर। थैंक यू।